रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। हम कर रहे हैं प्रोग्राम बदलता दौर की स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं आरपीडी एक्ट पर। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 12 पर, जो कि चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर्स के बारे में है। चैप्टर 12 टाइटल है चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इस पे हम बात करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिसेबिलिटी की बात आती है, हम चीफ कमिश्नर का जिक्र करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पता लगेगा कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, फंक्शंस क्या कैसे करेंगे, उनकी पावर्स क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ बात करने के लिए अन्नावरम सर हैं। अन्नावरम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जो नए लिसनर्स हैं उनको बता दूं कि अन्नावरम सर शिशोलॉजिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शिशोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डिसेबिलिटी के तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखते हैं। अन्नावरम सर, चीफ कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्शन 74 की अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। और सेक्शन जो 75 है वो बात कर रहा है फंक्शंस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जबकि चैप्टर 70 जो 6 है, एक्शन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ कमिश्नर्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और नेक्स्ट सेक्शन जो है 77, पावर ऑफ चीफ कमिश्नर्स। तो पहले इन 4 सेक्शंस को हम डील करते हैं। जी, थैंक यू दानिश जी और श्रोताओं को फिर एक बार स्वागत इस प्रोग्राम में। हम आशा करते हैं आप ये प्रोग्राम सीरीज पूरा सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक एक बार हम ओवरलैप करेंगे, लेकिन एक एक बार ऐसा चीज हो सकते हैं हम पिछले प्रोग्राम में उसके बारे में हम बात कर चुके होंगे और फिर हम वो दोबारा उसके बारे में बात करते नहीं है। तो हो सकता है कि आई probably have to go back and see some of those programs. हम सेक्शन 60 शुरू करने से पहले ये बात हम बताए थे आपको कि इस सेक्शन से वो सेक्शन 60 से लेके लगातार जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स है उसके बारे में ये कानून है। कानून में इस पर्टिकुलर पार्ट उस लोगों ये इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल, हम अभी तक बात कर चुके हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज ऑन डिसेबिलिटी। इसी लाइन में आपको चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कमिश्नर्स हमको जो कहते हैं कि सेंट्रल कमिश्नर्स एंड स्टेट कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी है, ताकि थोड़ा अलग ये इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स है
वो जो एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में जब हम बात किए थे अभी तक, उससे अलावा ये लोगों को देखना होगा फिर। लेकिन ब्रॉड लेवल पे ये स्टेट कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ये भी इम्प्लीमेंटेशन की पार्ट है। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज अपॉइंटेड बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका मतलब है ये गजट नोटिफिकेशन से चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है। जैसे अलग अलग कमिश्नर्स जो आरटीआई की होगी या आधार में जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो लोगों की तरह। ये इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना होगा, चीफ कमिश्नर और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर रेगुलर ऑफिसर नहीं है, ये सेपरेट अपॉइंटमेंट है। ये अगर दूसरी शब्दों में अगर आपको बताना होगा, जो एक्ट में वो खुद लिखा नहीं होता है, लेकिन जिस चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से जैसे अपॉइंटमेंट को क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज कहते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास ये प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नहीं है, ये क्वासी जुडिशियल पावर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं। इसमें अगर एक्ट के कानून की जो प्रोविजंस देखते हुए जाएंगे तो आपको लगता है जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चीफ सेंट्रल में होते हैं, और उसकी एक लिमिटेशन अगर, लेकिन पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट आपको एक्ट में नहीं दिखेगा, आपको रूल्स पर जाके देखना होगा। क्योंकि जहां भी आप एक्ट में पढ़ते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब है उसका प्रिस्क्रिप्शन आपको रूल्स में दिखेगा। रूल्स में एक्चुअल इम्प्लीमेंट उनकी क्वालिफिकेशंस की बारे में बात की है। कौन हो सकते हैं चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी? एक ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन रहना चाहिए। बी, उनकी एक्सपर्टीज प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेबली वो लॉ, मैनेजमेंट स्टडी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स और डिसेबिलिटी स्टडीज फील्ड में उनको कम से कम एक डिग्री या डिप्लोमा रहना चाहिए। लेकिन देख लीजिएगा, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा एक कम से कम ग्रेजुएशन। बी, चीफ कमिश्नर जो भी है वो बिलो 60 इयर्स होना चाहिए। सो एज लिमिट है आपकी 60 इयर्स। अबव 60 इयर्स जो भी होगा, इतना क्वालिफाइड भी हो, उनको चीफ कमिश्नर अपॉइंट नहीं हो सकता। सी, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पोस्ट को अपॉइंट होने के लिए उनकी 25 साल की एक्सपीरियंस तय की गई है। 25 साल में की एक्सपीरियंस किसमें होना है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर कंपनी में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंटल, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर चुके रखना होगा, कम से कम 25 साल। इस 25 साल में अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए हैं, कम से कम उसकी एक्सपीरियंस 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए डिसेबिलिटी, रिहैबिलिटेशन और सोशल डेवलपमेंट। हम इसकी एनालिसिस में पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये भी हो सकता है अगर कोई आदमी 3 साल की एक्सपीरियंस कोई और दूसरी सोशल डेवलपमेंट या कोई अदर बैकवर्ड क्लासेस और कोई वुमेन डेवलपमेंट, चिल्ड्रन, अगर उस एरियाज में भी काम किए हैं तो वो लोग भी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की अपॉइंट होने की कोई कम नहीं है। उसका मतलब यह है कि सिर्फ डिसेबिलिटी फील्ड की एक्सपीरियंस होनी चाहिए थी, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अल्टरनेटिव भी उसमें रखा गया है। ठीक है, उसका मैं कहा था जो उसका क्रिटिकल एनालिसिस में इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगले दिनों में, अगर अभी भी जो हो रहा है, जो एक्चुअल पहला चीफ कमिश्नर जो रहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एक्ट आने के बाद, जो ज्यादा से ज्यादा दिन चीफ कमिश्नर रहा, उनकी एक्चुअल एक्सपीरियंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे इसमें नहीं है, वो मेडिकल एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर जस्टिफाई करना है किसी को, हो सकता है वो सोशल डेवलपमेंट में है, तो इसीलिए उनको अपॉइंटमेंट की गई है। So there is that critical provision there as far as the appointment is concerned. उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह के होंगे, क्योंकि ये रेगुलर ऑफिसर नहीं है, तो उसका कैडर क्या होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। ये आपको कानून में नहीं दिखेगा, लेकिन रूल्स में है।
रूल्स में एक साफ सीधा कहा गया था कि अ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विल बी एट द लेवल ऑफ अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है ऑलमोस्ट द पेनल्टिमेट पोस्ट है। ये भी कोई कम नई बात नहीं है, क्योंकि वो अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 1995 एक्ट ऑल्सो द चीफ कमिश्नर वाज ऑलवेज एट द लेवल ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के बाद जो अल्टीमेट जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। ये चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी की पोस्ट है, व्हिच इज नथिंग लेस। और ये नई बात ये है, चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए 2 कमिश्नर्स की बात की गई है। 2 कमिश्नर होंगे, हम जो सेंट्रल कमिश्नर्स कहते हैं वो लोगों को। वो 2 कमिश्नर्स में एक कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ये रूल है, ये रूल एक्ट में ही साफ सीधा लिखा गया है। और ये भी जो भी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन सीसीपीडी हम कहेंगे जो शॉर्टकट में, सीसीपीडी की जो भी क्वालिफिकेशंस है वही क्वालिफिकेशंस सेंट्रल कमिश्नर्स को भी अप्लाई होंगे। और ये कमिश्नर सीसीपीडी की अंदर काम करें, सो अंडर जनरल सुपरविजन में काम करेंगे। लेकिन रैंक के तरह अगर देखेंगे तो कमिश्नर्स को एडिशनल सेक्रेटरी पोजीशन दिया गया। ये क्योंकि अगर सीसीपीडी के अंदर काम करना है तो कम से कम एक कैडर की डिफरेंस होना चाहिए प्रोसीजरली, उसी से जाते हुए सेंट्रल कमिश्नर्स को एडिशनल सेक्रेटरी की पोजीशन दी गई है। चीफ कमिश्नर या कमिश्नर 3 साल की टेन्योर होती है। एक बार अपॉइंट होने के बाद अगर कमिश्नर्स की बात है तो वो और 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकती हैं। अगर चीफ कमिश्नर है तो उनको और एक टर्म के लिए फिर रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपॉइंटमेंट सिर्फ 2 टर्म्स है, 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है अबाउट 65 ईयर्स। 65 ईयर्स से पहले अगर 2 सेकंड टर्म कोई सीसीपीडी की 64th ईयर में हुआ, उनकी रिटायरमेंट 1 साल में होना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि वो 65 ईयर से ज्यादा ऑफिस में नहीं रह सकता। ये प्रोसीजरल इश्यूज है। इससे अलावा चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंदर काम करने के लिए और कुछ स्टाफ की जरूरत होगी, तो वो स्टाफ भी केंद्र सरकार ही प्रोवाइड करेगी। वो स्टाफ या सेपरेट ऑफिस ऑलरेडी 1990 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंदर एस्टैब्लिश की गई है। उसी ऑफिस को सीसीपीडी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म की गई है। और ये नई बात ये आई है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से अलग होते हुए कि अब सीसीपीडी के अंदर 2 कमिश्नर्स के साथ ये 11 मेंबर की एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी कमिटी बोलते हैं, एक्सपर्ट कमिटी एक है। 11 मेंबर्स होंगे, उसमें कम से कम 5 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो शेड्यूल टू द एक्ट जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज है उसमें उससे एक आदमी कम से कम रिप्रेजेंट करते हुए कम से कम एक डिसेबिलिटी को एक एक्सपर्ट होते हुए 5 लोग होंगे ये 11 मेंबर्स में। और उसके बाद जो एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, एक एक्सपर्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट होंगे और एक जो भी सीसीपीडी चाहेंगे उनको लाकर उस कमिटी में बिठा सकते हैं। ये सब मिलकर आपको 11 मेंबर की एक एक्सपर्ट कमिटी या एडवाइजरी कमिटी, कुछ भी कहिए, एक एडवाइजरी कमिटी है। ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ CCPD and 2 central commissioners. For your kind information, the central government in 2018, it is the Prime Minister's what you call, you have something called the Cabinet Committee on Appointments एक होती है जो Prime Minister इसको चेयर करते हैं। जो भी above secretary, additional secretary level posts होते हैं वो जब नया शुरू करना है वो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स की परमिशन की जरूरत होती है। वो परमिशन देने के बाद ही वो नया पोस्ट जो भी होगा एडिशनल सेक्रेटरी एंड अबव वो उसकी अपॉइंटमेंट होती है। उसी रूल्स पर देते जाते हुए प्राइम मिनिस्टर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर in 2018 gave orders, gave permission,
gave approval for the appointment of 2 central commissioners, one being a person with disability. वो भी already दे चुके हैं, लेकिन मजबूरी बात यह है कि अभी तक दोनों में से कोई भी एक कमिश्नर भी अपॉइंटमेंट नहीं हुए. This is the actual position at the moment. Though we have a CCPD, that CCPD, as most of you must be knowing, is now an in charge, again, which is against the act. Act does not prescribe an in charge, but now you have a bureaucrat who is a joint secretary. That is also a problem, because chief commissioner is supposed to be a secretary level officer, but at the presently you have CCPD who is of a joint secretary level, and that also as an in charge. But these are the different things, but this is the factual position at the moment. Salaries and allowances, as I said, of course, the chief commissioner will receive the salaries and allowances, all other benefits applicable to the secretary to the government, and of course 2 commissioners will receive the salary benefits and salaries and other benefits applicable to the secretary to the government, additional secretary to the government. Experts committee जो भी होंगे, of course they will have their honorarium. This is the factual position of you read these sections combined with those relevant rules, then you have this picture about the CCPD and the commissioners. Now, section 75 is about the powers of the functions of the chief commissioners, as Danish ji ने कहा था. इसमें हम क्लॉज बाय क्लॉज नहीं जाएंगे. अगर वेरी ब्रीफली अगर आपको कहना होगा तो द चीफ कमिश्नर is one of the main functions of the chief commissioner is the judicial quasi judicial functions. कि अगर कोई लॉ एग्जिस्टिंग लॉ में कोई डिसेबिलिटी राइट्स की वायलेशन है और कोई डिसेबिलिटी लॉ के इनकंसिस्टेंट है, उसको मॉडिफाई करने के लिए केंद्र सरकार को रेकमेंड करेंगे और उसकी मॉडिफिकेशन के लिए और कोशिश करेंगे. जो भी पॉलिसी डिसीजन लेना है उसके लिए पावर कोई एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे. अगर कोई महत्वपूर्ण बात कोई होगा तो उसके बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट भी चीफ कमिश्नर सबमिट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को. इसका रिपोर्ट का ये इंपॉर्टेंस बनती है इसीलिए कि जब भी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कोई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है, उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के सामने रखना होगा. यह स्टैट्यूटरी प्रोविजन है. उसका मतलब है कि पूरा पब्लिक, सिर्फ ये पॉलिटिकल कोई ऑफिसर्स को दे दिए, ऑफिसर्स उस फाइल पर बैठने की बात नहीं है. इस रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट के सामने रखना होगा और इस रखने से पहले केंद्र सरकार उसको जवाब तैयार करना होगा. क्या एक्शन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर, क्या एक्शन लिए हैं या लेने वाले हैं, इस बातों पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार भी तैयार करके दोनों रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखना होगा. एंड दिस इज an important provision which was there even PWD Act 1995 also. क्योंकि हम ये बात महत्वपूर्ण कहते हुए आपको बता रहे हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन भी हम देना होगा कि ये प्रोविजन 1995 एक्ट में था, लेकिन ऑलमोस्ट टिल 2010 उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं किया. 2010 तक आपको लगभग 3 चीफ कमिश्नर्स थे अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट, लेकिन पहली बार इसकी पॉइंट आउट की गई थी श्री प्रसन्न कुमार पिंचा साहब ने. वो जब कमिश्नर बने थे उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया था, वो रिपोर्ट सेक्रेटरी को भेजे थे. सेक्रेटरी ने उसको पार्लियामेंट को भेजने के लिए नहीं, लेकिन ऊपर नहीं भेजा. उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेते हुए प्रसन्न कुमार पिंचा साहब ने उसको नोटिस देना पड़ी थी. नोटिस देके कहा, भाई आपको एज पर द एक्ट यू आर सपोज टू सेंड माय रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट. आपको पार्लियामेंट के सामने क्यों प्रेजेंट क्यों नहीं किया. तो वो पूछने के बाद तो रेगुलरली जो पूछा था उनको जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लिया, जो उनके पास जो क्वासी जुडिशियल पावर्स था उस समय पे भी उस पावर्स के लेते हुए. उसके बाद जो भी कमिश्नर्स रिपोर्ट सबमिट करते आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स
पार्लियामेंट के सामने जाने की प्रैक्टिस उसके बाद शुरू हुई है भारत में। हम आशा करते हैं वो भी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी हो रहा है, लेकिन वी स्टिल डोंट हैव एन इंफॉर्मेशन मच हाउ दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करने के बाद ये मकसद ये होती है कि अगर कोई उसमें लूपहोल्स है, कोई एज पर द प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कोई कमी है, तो पार्लियामेंटेरियंस इसको पॉइंट कर सकते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। So that is the reason why both under PWD Act 1995 and RPWD Act 2016, this provision has been inserted that the reports presented by the Chief Commissioner cannot be any regular usual file, but a report to be presented to the Parliament along with the action taken or proposed to be taken by the government. I think that is an important provision. और उसके अलावा इसमें आपको दिखेगा जो भी यूजुअल पावर्स हैं, all those powers you have with the Chief Commissioner. One important difference between PWD Act 1995 and RPWD Act 2016, as far as the powers and functions of the Chief Commissioner is concerned, उसमें जनरल सुपरिंटेंडेंट्स की पावर्स अंडर PWD Act 1995 चीफ कमिश्नर्स को दी गई थे। फॉर एग्जाम्पल उसमें कहा था एक साफ सीधा कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विल सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PWD एक्ट एंड टेक ऑल नेसेसरी एक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद कमिश्नर्स। जो भी उनकी जो पावर्स था वो जनरल प्रोविजंस था, वो सेक्शन को यहाँ पे नहीं लाया। अगर एक तरह से देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव सुपरिंटेंडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स जो था अंडर द PWD एक्ट, उस पर्टिकुलर सेक्शन को इसमें निकाला गया है। दैट इज नॉट टेकन ओवर हियर। इन सम सेंसेस चीफ कमिश्नर इन दिस एक्ट इज लिमिटेड टू क्वासी जुडिशियल पावर्स। सो क्वासी जुडिशियल पावर्स क्या होते हैं? अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लब इट अप, कि अगर if you think if any disabled person thinks that his rights are violated, he can file a case before the chief commissioner, and the chief commissioner can then initiate an action. उसकी एक्शन ले सकते हैं। इस एक्शन लेने के लिए इंटरेस्टिंगली चीफ कमिश्नर्स के पास या ऑफकोर्स स्टेट कमिश्नर्स के पास भी ये पावर्स है। सिविल कोर्ट की पावर्स पूरा चीफ कमिश्नर को दी गई हैं। वो आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 108 में आपको क्या सिविल कोर्ट क्या होती है उसकी डेफिनेशन है। हम की थोड़ा टेम्पटेशन है सिविल कोर्ट क्या होती है उसके बताने के लिए, लेकिन इतना टाइम अपने पास नहीं है। लेकिन एक बात में अगर आपको कहना होगा, सिविल कोर्ट की इंपॉर्टेंस ये बनती है, जो ब्रिटिशर्स थे अपने पास ऑलमोस्ट 1770, वो 400 साल की बात है, जो बॉम्बे में वो लोग रूल शुरू किए हैं। उस समय पे वहां पे एक हाई कोर्ट होती थी, लेकिन जो और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते थे, जो मैजिस्टेरियल कोर्ट्स कहते हैं। लेकिन बॉम्बे एक शहर है। सो बॉम्बे शहर में जो भी होगा विद इन द सिटी, वो कहाँ जाना है? वो सिटी कोर्ट्स में जाते थे। एक कोर्ट होती थी सिटी कोर्ट। लेकिन जो मिसलेनियस अफेयर्स होते हैं, या आपको जुरिस्डिक्शनली लॉ में एक जुरिस्डिक्शन बात होती है, जो किस मैटर पे जुडिकेट करना है, वो स्ट्रिक्टली उसी कोर्ट पे जाना होगा। आप अगर कोई मैटर है सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, वो आप हाई कोर्ट के पास नहीं ले आ सकते। अगर कोई कोर्ट आपको कोई लैंड प्रॉब्लम है, आप तो डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास नहीं ला सकते, आपको मैजिस्ट्रियल कोर्ट के जाना होगा। इसी तरह हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ना जाने वाला केसेस थे, कहाँ जाना है इसको? एक प्रॉब्लम, एक इश्यू बनी थी। तो 1773 उस समय के बावजूद, उस समय के आसपास में ब्रिटिश ने एक सेपरेट कोर्ट लाया, उसको सिविल कोर्ट कहते हैं। एक जो सिविल कोर्ट लाए हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद सिविल फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट्स। सो क्रिमिनल, अगर कोई भी कोर्ट में होगा, आपको क्रिमिनल कोर्ट डिवीजन एक सेपरेट होती है, सिविल मैटर सेपरेट होते हैं। सो सिविल मैटर्स आर ऑलवेज डिसाइडेड एज पर द सिविल कोड।
इसी तरह क्रिमिनल कोड। इस एक्ट में जो आपको सीसीपीडी की पावर्स जो है, ये पावर्स पूरा सिविल कोर्ट की पावर्स है। लेकिन थोड़ा आगे जाते हुए इसी सेक्शंस में 2-3 बार आपकी ये बात आएगी, क्रिमिनल प्रोसीजर टेकअप करने की पावर्स भी है। इश्यूज क्रिमिनल भी आ सकते हैं, वो सीआरपीसी सेक्शन 195 की जो भी, और आईपीसी सेक्शन 199 एंड 228 सेक्शंस में जो भी पावर्स हैं इंडियन पीनल कोड की, वो पावर्स भी चीफ कमिश्नर्स को दी गई हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, ऑल सेड एंड डन, अगर मैटर क्रिमिनल हो या सिविल हो, these chief commissioner and state commissioners always act only as civil courts, not as the criminal courts. It means they do not have, for example, power to arrest. Suo moto arrest करके bail, for example, bail matter is a criminal matter. आप किसी को immediately bail देने के लिए या arrest करने के लिए you don't have the powers. But nevertheless, the powers that chief commissioner has are fairly good powers. These are civil court powers. So जब भी आप कोई issue matter चीफ कमिश्नर कोर्ट के सामने ले जाएंगे, वो समन्स इश्यू कर सकते हैं, दोनों पार्टीज को बुलाकर वो पार्टीज को जज जैसे सुन सकते हैं और मैटर्स उसके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन जजमेंट की बात फिर एक्ट में ये क्लियरली लिखा गया है, once a CCPD gives any judgment, the party concerned, जिसको ये ऑर्डर्स दी गई हैं, उस 3 महीने में इंप्लीमेंट करना है। 3 महीने की टाइम है। अगर 3 महीने में वो लोगों को वो सीसीपीडी कमिश्नर की जो भी ऑर्डर्स दिए हैं वो इंप्लीमेंट करने के लिए या नहीं कर सकते, सीसीपीडी की ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन है, वो फिर वापस कमिश्नर को लिखकर भेज सकते हैं। उन लोगों की ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं, लेकिन ये पूरी प्रोसेस 3 महीने में ही कंप्लीट होना चाहिए। वो चीजें हैं अनाब्रम सर, जब हम बार बार पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि जो सीसीपीडी की पावर्स है जी, वो बाउंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंडेशंस है सिर्फ। इसीलिए जी 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 दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम कमिंग। अगर आप एक जगह आप लिखे हैं आपके पास सिविल कोर्ट जज की पावर्स है, सिविल कोर्ट की पावर्स, दूसरी जगह फिर एक कैवियट लगा दिया, कहा कि भाई आप जो भी ऑर्डर्स देंगे वो पार्टी ओबे कर सकते हैं 3 महीने में, अगर ओबे नहीं करना चाहते हैं तो आपको फिर वापस रिप्लाई दे सकती है। अगर सिविल कोर्ट पे एक्चुअल पावर्स हैं तो रिप्लाई करने की पावर पार्टी को नहीं रहती है, सिविल कोर्ट की पावर्स होगा तो इसीलिए प्रॉबेबली ऐसा कहना होगा, द पावर सीसीपीडी हैज आर मॉडिफाइड पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, नॉट एग्जैक्टली द सिविल कोर्ट। सो इसीलिए इसी कानून की जो सेक्शंस में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आप शुरू करते हैं कि ये कहते हुए आपके पास सिविल कोर्ट्स की पावर है, लेकिन फिर नीचे जाएंगे उसको कैवियट लगा देते हैं। So then you have not exactly the civil code powers of the civil code, but the modified powers of the civil code. So कहीं ना कहीं आपको 3 महीने, क्योंकि इस एक्ट में साफ सीधा लिखा है, अगर 3 महीने में ये जो आप ऑर्डर देने के बाद पार्टी नहीं ओबे करेंगे तो भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं। You can't do this with the court. When the court gives you the judgment, you cannot reply back to the judge. Right. You can only appeal to the next court. At best, what you can do, if a district court gives you the orders, you can appeal it to the high court, but you cannot go back to the district court and say I cannot obey your orders. लेकिन इसमें ये powers हैं, so that is something that jeopardizes the actual powers of the civil court. So right. Yes, and of course ये भी है, चीफ कमिश्नर के पास सुओ मोटो पावर्स है। उसका मतलब है कि ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा कोई जाके केस फाइल करना है। वो लोग चाहेंगे तो चीफ कमिश्नर अगर एक्टिव है और ऑब्जर्वर है तो कोई मैटर न्यूज़पेपर में पढ़ के या कहीं न्यूज़ में सुन के
अगर कोई बताए है कोई इंफॉर्मेशन आए उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को लेके कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। एक ऐसा बार हुआ था, जो लखनऊ से एक विजुअली इम्पेयर्ड आ रहा था, उसको एग्जाम देना था दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन उसको जो रेलवे में उनको आने के लिए आ नहीं पाए, तो रेलवे ने कुछ प्रॉब्लम की थी लखनऊ में, वो एग्जाम मिस हो गए थे, इंटरव्यू देने वाले थे, इंटरव्यू मिस हो गए थे। उस पे इंटरेस्टिंगली न्यूज़पेपर ने कवर किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ली थी। वो बंदा आके दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं केस नहीं डाला, इस इमीडिएटली दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सुओ मोटो लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा भाई आपको पीएचडी सीट दे दो, क्योंकि वो उसका फॉल्ट नहीं है। आई थिंक दैट्स हाउ चीफ कमिश्नर्स एंड स्टेट कमिश्नर सपोज टू डू। बट जिस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने किए हैं, उस तरह तो हम सीसीपीडी या स्टेट कमिश्नर कोई करते हुए अभी तक हम तो न्यूज में नहीं देखा है। हो सकता है कि दे मस्ट हैव डन इट, बट that is what we call suo moto powers. The suo moto powers are there for the CCPD in this act. This is, if I'm permitted, I'm just trying to club it all of them, because act you have all of them clause by clause. So these are the powers and functions of the state commissioner. Interestingly, Chief Commissioner for Persons with Disabilities also has powers to monitor the utilization of the funds given by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी फंड्स देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या राज्य सरकार को, उसकी यूटिलाइजेशन भी मॉनिटर कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली, अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 उसमें शब्द ये यूज किया था, चीफ कमिश्नर शैल फंक्शन विद इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट कमिश्नर्स। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये बात थोड़ा मॉडिफाई करके ये कहा, the chief commissioner shall consult the state commissioners. क्यों है ऐसे किए हैं, तो we can go into the legalities, but one idea is you no longer have to function like a coordinating officer. Coordinating officer के जैसे काम करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो आप कंसल्ट कीजिए स्टेट कमिश्नर से, तो जरूरत नहीं है। in that sense किसी ना किसी तरह से आपको ए चीफ कमिश्नर जिस तरह से अप्राइजल रिपोर्ट्स लेते थे अंडर 1995 एक्ट स्टेट कमिश्नर से, उसकी जरूरत अब नहीं पड़ती है अगर प्रोसीजरली आप देखेंगे, क्योंकि उस समय में कम से कम एक साल में एक बार स्टेट कमिश्नर सब लोगों को बुला के चीफ कमिश्नर एक मीटिंग रखते थे और रिपोर्ट्स भी लेते थे। अब इसका जरूरत नहीं पड़ती है एज पर दिस एक्ट, because you don't have to coordinate with them, you should only consult them. So consultation कभी भी हो सकते हैं, फिर नहीं भी हो सकते। So that is again one of the differences you have in this act. Again 76 में हम जो बात ऑलरेडी कह चुके, अगर आपकी ये रिकमेंडेशन की पावर है, ये है, पावर नहीं है, ये रिकमेंडेटरी पावर है। और इसीलिए मैं ये कह रहा था, अगर सेक्शन 75 में आप सिविल कोड बनाए हैं चीफ कमिश्नर को, इमीडिएटली 76 में आप कहा रिकमेंडेटरी पावर्स, whenever the chief commissioner makes a recommendation, the party concerned will obey it within 3 months. अगर ऐसा नहीं है, then inform back to the chief commissioner. ये 76 में आपको देख सकते हैं। ये इसमें प्रोविजन में डायरेक्टली कहा था, provided where the authority does not accept the recommendations of the chief commissioner. उसका मतलब है वो already saying that the authority can refuse to accept. So that is the biggest problem you see. और इस पे काफी डिबेट हुई थी जब ये पास हो रहा था। yes, डिबेट हुई थी। दो चीजों पे काफी बात हुई थी इस चैप्टर में, कि एक तो सीसीपीडी कोई भी हो सकता है, सबकी मांग थी कि सीसीपीडी डिसेबल्ड होना चाहिए, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो 2 कमिश्नर में से एक को डिसेबल कर दिया और सीसीपीडी ओपन पोस्ट कर दी किसी के लिए भी जी। और दूसरा इसी के लिए हुआ था कि पावर्स आप एक तरफ सिविल कोड जैसे आपने बताया और दूसरी तरफ जो है रिकमेंडेटरी पावर्स है, तो जब कोई भी पढ़ता है केस को तो वो सोचेगा कि यार ये हमारे ऊपर कंपलसरी तो है ही नहीं, तो ठीक है वो ढील लेते हैं जितना कर सकते हैं, कोई मान लेता है कोई नहीं मानता है। Section 7, yes, you're right, but that's a loophole somehow, क्योंकि ये दोनों बात
स्टैट्यूट में ही लिख दिया, मतलब कानून में ही लिख दिए हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए कोर्ट के पास जाने के भी चांस नहीं है। अगर कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि एक तरह से देखेंगे ये कंफ्यूजन है, एक क्लैरिटी की बात नहीं है। 76 में एक बात कह रहे हैं, 77 में एक बात कह रहे हैं। 77 में आप कह रहे हैं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शैल बी अ कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट। 76 में कहा आप रिकमेंडेटरी। ये एक तरह से लीगल कंफ्यूजन है। एक कोई अगर कोर्ट के पास जाने की जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट कहेंगे कि भाई ये दोनों ही आपकी कानून में ही है, तो कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट की बात ये माइंड ये था कि वो रिकमेंडेटरी करना चाहता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर दे पुट द फुल स्टॉप देयर, एंड आई एम श्योर इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, बिकॉज some of the state commissioners in the 1995 act, we have the experiences. It happened in at least 3 or 4 states I know. State commissioners really went and tried to make use of their powers. कर्नाटका, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में ये बात हुई थी। They tried to make use of their powers, and sometimes they even issued arrest orders. They said, we are a civil court, we have the powers to arrest you, officers को। I think when they received the official information, feedback, कहीं ना कहीं कुछ unsatisfaction है ऑफिसर्स के पास कि भाई इतना पावर्स की जरूरत नहीं है। तो दैट एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई दानी जी ने तो ये कह रहा था, हम उस समय पे हमारा डिबेट ये था कि भाई आपको कमिश्नर की जरूरत नहीं, हम कमीशन बनाई दीजिए। why do you still want a commissioner? Why doesn't disability SC/ST commission है, women commission है, minority commission है, वो commissions है। commission, interestingly, the difference between the commissioners and the commissions have a power. The chairperson of a commission has the powers of a high court judge, criminal and civil both. So any proceeding before the commission is always a proceeding before high court. Now you come down to subsection 2 of section 77, for example, ये साफ सीधा कहा है यहाँ पे, every proceeding before the chief commissioner for persons with disability shall be a judicial proceeding before a civil court. उसका मतलब ये होगा, उस सेक्शन 77 में एक साफ सीधा कहा था, summoning of the witnesses, documents, records and examining the witnesses, जो भी होगा ये सब सिविल कोर्ट की, प्रोसीजरली सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, वही पावर्स पूरा सीसीपीडी के पास है। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ द जुडिशियल पावर्स ऑफ द चीफ कमिश्नर। एज हम इससे पहले हम जो कहे थे उसी अगर देखा जाए तो एक तरह से ये लिमिटेड जुडिशियल पावर्स है, लेकिन ये दोहराना चाहते हैं कि भाई रिकमेंडेशन जो भी होगा, लेकिन जहां तक प्रोसीडिंग्स है वो तो जुडिशियल ही रहेगा। जब आप कोई केस में चीफ कमिश्नर के सामने खड़े होंगे, आप ये सिविल कोर्ट के सामने खड़े होंगे। इनफैक्ट we haven't seen it so much in CCPD, but in state commissioners, वो लोग एक हफ्ते में या महीने में या 2 बार या 3 बार कोर्ट बैठते हैं। उस समय पे एक सेपरेट फिजिकल अरेंजमेंट भी सेपरेट करते हैं, ये यूजुअल ऑफिस के जैसे नहीं है। और वो लोग एक जज ड्रेस में आते हैं और एक बड़ी ऊपर की टेबल में बैठते हैं, और जो भी लोग हैं, you cannot sit in your chairs and talk to them like any time before. So you have to stand in front of them like a court. It is like a, yes, and you have to present your case. I think that's how it is done. These are the powers, statutory powers available to them. अन्नाबरम सर, एक सवाल आया था लिसनर का कि मैट्रोमनी से रिलेटेड जो डिसेबल्ड के इश्यूज है जी, या डोमेस्टिक वायलेंस के जो इश्यूज हैं फीमेल के साथ, क्या वो भी केसेस लेके जा सकते हैं सीसीपीडी? देखिए, अगर आप डिसेबल्ड हैं, आपकी पति या पत्नी नॉन डिसेबल्ड है, लगता है आपको मैट्रिमोनियल भी है, लेकिन मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स आपकी डिसेबिलिटी के कारण हुए। आप डिसेबल्ड है, फॉर एग्जांपल आपकी पत्नी या पति आपको चीटिंग करते हैं, या मैरिज में हो या बाहर हो, दूसरी बात है, चीटिंग किसी लिए हुए हैं। अगर डिसेबल्ड है, अगर वो बात है तो जरूर आप नए सेक्शन 94 या 93 को लेके
आप जा सकते हैं कमिश्नर के पास, provided they are you have a disability related there. But suppose you have to get ancestral property, and you are not being given your right to your ancestral property, and you are refused because you are a person with disability. Then you can take it to the court. But if you are given for other reason, if you are being denied this right on other reasons, then you cannot take it because disability is not involved. Therefore, उसमें थोड़ा intricacy है. You have to draw that line, क्योंकि एक cases हमको almost on a daily basis कहीं ना कहीं फोन आते हैं, खास करके मैट्रिमोनियल केसेस एंड लैंड रिलेटेड केसेस. उसको सेपरेट करना एक एक बार बहुत मुश्किल हो जाते हैं. इसीलिए आपको अब सेशन कोर्ट आई है. तो सेशन कोर्ट के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे. उसमें थोड़ा क्या डिफरेंस है, कौन सी केस आप कमिश्नर्स के पास ले सकते हैं और कौन सी केस आप सेशन कोर्ट के पास ले जा सकते हैं, उसकी थोड़ा कोशिश करेंगे हम आपको बताने के लिए. बिल्कुल, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. तो आपने अगले एपिसोड के लिए पहले माहौल बना दिया लोगों का कि यू नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. अब सेक्शन 78 कह रहा है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय सीसीपीडी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे. जो पासिंग रेफरेंस सीसीपीडी के पास है, ये पावर आपको स्टेट कमिश्नर्स के पास भी है. और रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स तो जरूर बनाना है, ये तो जरूरी बात है. जब हम कहे थे 2010 से पहले ये तो रिपोर्ट की बात ही नहीं हो रही थी अंडर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995. टू बी फ्रैंक, we haven't so far gone to the parliament proceedings is examined whether this under RPWD Act reports are being submitted or not submitted. We still actually don't know, some of us. We have to go and verify. But ideally, as per the act, every year annual report का मतलब ये होता है कि हर एक साल, और यूजुअली ये होती है मार्च में, यूजुअली मार्च की बात ये होती है, दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट. क्या किए हैं सीसीपीडी ऑफिस, कितने जजमेंट्स दिए हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस सरकार के पास है. जब ये सीसीपीडी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को क्लोजली एग्जामिन करके उसको रिपोर्ट और कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स है, ऑलरेडी एक्शन टेकन है, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट. अगर एक्शन टेकन अभी नहीं है लेकिन लेने की जरूरत है, क्या करना चाहते हैं, प्रपोज टू बी टेकन, वो सब एक केंद्र सरकार भी सेपरेट रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट के सामने रखेंगे. इसके बारे में हम ऑलरेडी कह चुके हैं. So that is the fundamental part of it. But sometimes some reports cannot wait. CCPD कभी सोचते हैं कि भाई हम हर एक मार्च तक हम वेट करना सकते हैं, एक सेपरेट है. फॉर एग्जाम्पल, जब प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात आई है, आइडियल सिचुएशन कुड हैव बीन, केंद्र सरकार ने सीसीपीडी के पास जाके एक रिपोर्ट बनाने के लिए कह सकती थी. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि पूरा कोर्ट के सामने है, केस था वो. लेकिन ऐसी एक कोई स्पेशल मैटर है, सीसीपीडी एक सेपरेट रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, ये कहते हुए भाई ये मेरा रिपोर्ट है, उसको एक्शन लीजिए. और जब भी सीसीपीडी कहते हैं कि ये रिपोर्ट है, नॉट जरूर केंद्र सरकार उसको इमीडिएटली पार्लियामेंट के सामने इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, एक्शन लेते हुए. सो दैट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर to make the government of the day accountable to the parliament. We have to see how far it, but it all is possible when you have really very active CCPD. Lekin this is the power they have. Do we have any annual report till now? In fact, there were annual reports up to 2014. From 2010 to 2014, almost 2014, we have the annual reports. But after 2014, we haven't seen any report till 2016. But after 2016, I'm not sure. I cannot say because at least personally, मैं जाके तो नहीं देखा. But that cannot be the reason to say that there are no annual reports. Probably there are annual reports. We have to see. Well, somebody will, because ऐसे देखिए. Next episode में देखेंगे अगर. जरूर हम जाके इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के सामने हर एक सेशन में कम से कम 5-6 हजार एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं. इस पे चर्चा ज्यादा नहीं होती है, लेकिन मिनिस्टर जाके बोलते हैं कि एज पर दिस एक्ट द रिपोर्ट सबमिटेड बिफोर द पार्लियामेंट.
And unfortunate part is most of these reports are not digitized, but at least you would have the information that XYZ has submitted a report. All that one has to do, if you want to verify before the next episode, आप जाके सिर्फ ये देख सकते हैं मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट क्या क्या रिपोर्ट्स सबमिट किए हैं पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पूरा अपना MSJE रिपोर्ट सबमिट करते हैं. और ये प्रॉब्लम अगेन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से ये प्रॉब्लम है, ये कम से कम 4 इंपॉर्टेंट चीजों पर ये सब्जेक्ट डील करते हैं. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, नाउ सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर एंड डिसेबिलिटी. ये सब रिपोर्ट्स तो इनके पास, अगर ये एक मिनिस्ट्री भी लेके आप देखना चाहेंगे तो भी आपके पास बहुत कम. So, but it is, if somebody wants to verify it, the better way is to go and see the report submitted by the Minister for Social Justice and Empowerment. हम भी कोशिश करेंगे क्या क्या reports हैं. At least we will be able to know, if not the reports, at least the information about the reports will be available in the Parliament session. बिल्कुल. अन्नावरम सर, आगे जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सेंटर के बाद स्टेट आ जाता है. सेम सेक्शन है एज इट इज, सिर्फ चीफ कमिश्नर की जगह स्टेट कमिश्नर होते हैं. अब अगर कोई रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट की एग्जांपल लेने दीजिए, अगर रिपोर्ट है तो स्टेट असेंबली के सामने रिपोर्ट रखना होगा. सेम जो पावर्स एंड फंक्शंस है, वही पावर्स एंड फंक्शंस स्टेट कमिश्नर के पास भी है. सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट देम, बट वन डिफरेंस, फॉर पर्सन चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज देयर आर 2 कमिश्नर्स टू असिस्ट. स्टेट में ये कमिश्नर्स की, और स्टेट कमिश्नर के बाद और कोई ऑफिशियल पोजीशंस नहीं है. कोई स्टेट्स में हमारे पास आया था लोगों की सजेशन पूछते हुए, भाई व्हाई कांट वी अपॉइंट डेप्यूटी कमिश्नर्स, कैन वी अपॉइंट डेप्यूटी कमिश्नर्स अंडर स्टेट कमिश्नर, दैट इज योर विश. अगर स्टेट सरकार ने चाहते हैं कि स्टेट कमिश्नर के बाद और भी 2-3 पोजीशंस होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज दैट पावर, क्योंकि एक्ट ने साफ सीधा कहती है दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड नेसेसरी स्टाफ एनी ऑफिशियल इट्स डीम्स फिट टू असिस्ट द स्टेट कमिश्नर. स्टेट कमिश्नर को कितना स्टाफ देना है, किस डेजिग्नेशन देना है, ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है और अथॉरिटी है उनके पास. दे कैन डू इट, बट एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली से दैट. बट द अदर डिफरेंस इज स्टेट चीफ कमिश्नर के पास 11 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है. उसी तरह स्टेट कमिश्नर को 5 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी है. GCPD में 11 मेंबर्स, स्टेट कमिश्नर के पास, स्टेट कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए 5 मेंबर की कमेटी, एडवाइजरी कमेटी. 5 मेंबर से ज्यादा ना रहना चाहिए, नॉट मोर देन 5. इसकी मतलब यह है कि 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 5. अगेन कौन होना चाहिए, ये स्टेट का रूल्स में होती है. हम तो 11 में कौन होना है, स्टेट सेंट्रल का केंद्र सरकार के पास हम क्लियरली बता चुके हैं. इसीलिए है कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी रूल तैयार कर चुकी है. उसमें साफ सीधा वो लोग कहा था 5 मेंबर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज की होंगी, 3 मेंबर एक्सेसिबिलिटी के एक्सपर्ट होंगे, लीगल एक्सपर्ट होंगे. ये पूरा डिटेल रूल्स में लिखा गया है. लेकिन स्टेट सरकार के बारे में हम कुछ बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको हमारे पास अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है. और हर एक स्टेट की रूल्स डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल स्टेट कमिश्नर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो एक्ट में नहीं है, और ग्रेजुएट होना चाहिए, वो चीफ कमिश्नर ग्रेजुएट होना चाहिए, वो रूल्स में लिखा है. इसी तरह स्टेट कमिश्नर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना, एक्सपीरियंस क्या होना है, 25 साल होना है या 15 साल होना है या 10 साल होना है, ये डिटेल्स पूरी स्टेट रूल्स में आते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट स्टेट्स वी डोंट हैव द रूल्स, देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू कमेंट ऑन सम ऑफ दीज फाइनर डिटेल्स ऑफ द स्टेट कमिश्नर्स, बट दीज आर द पावर्स ऑफ द स्टेट कमिश्नर. सो 79 से 83 तक स्टेट कमिश्नर है. सेम लगभग वही है, जो डिफरेंसेस अन्नावरम सर ने बताया उसको छोड़ के, जो हमने सीसीपीडी के बारे में कवर किया. जैसे सेंटर में सीसीपीडी की ये पावर है, तो स्टेट में स्टेट कमिश्नर की होंगी. एक सवाल अन्नावरम सर ये है, एक तो बहुत क्लियर कट है कि एक तो ये है कि जो स्टेट से रिलेटेड मैटर है वो स्टेट
डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाएंगे। जी। लेकिन एक लेमैन को, जैसे मैं पंजाब में हूँ तो मेरा कोई पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई इशू है, मैं डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाऊंगा जो पंजाब के है। लेकिन कब हमें सीसीपीडी के पास जाना है, कब हमें स्टेट कमिश्नर के पास जाना है, ये हमें कैसे पता लगेगा? साफ सीधी बात है। वन इश्यू इज, अगर आप जो मैटर से रिलेटेड है वो राज्य सरकार की रिलेटेड है, एक्ट में क्या कहा गया है उसमें एक बात होती है। दूसरी बात है किस आपकी अपोजिट पार्टी कौन है। हमेशा एक याद रख लीजिएगा आप, हम अगले सेक्शन में भी ये बात करने वाले हैं कि आपकी अपोजिट पार्टी कौन है, वो उसके बेसिस पर डिसाइड होगा किसके पास जाना है। अगर आप सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के खिलाफ केस लड़ना है तो जरूर आप सीसीपीडी के पास जाएंगे। लेकिन आप रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस है तो आप स्टेट कमिश्नर के पास जाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हम, मुझे समझ रहे हैं, मैं समझता हूं क्या पूछने वाला है। अगर आप कोई फैमिली मैट्रिमोनियल केस है, कोई आपकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई है, ऑफ कोर्स पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई है तो आप कोर्ट के पास जाने होती हैं। लेकिन आप कोई वेरी जनरल मैटर है तो वो आप कहाँ पे जाना होगा? सो यूजुअली इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट कमिश्नर, नॉट रियली द चीफ कमिश्नर, अनलेस एंड अनटिल the opposite party is a central government department or a public sector company under the central government। अगर ऐसी बात है तो जरूर आप सीसीपीडी के पास आ सकती हैं। सपोज एक कॉर्पोरेट कंपनी है नोएडा में जी, वो वायलेट करती है डिसेबिलिटी के आधार पर रूल्स, किसी एम्प्लॉय को निकाल देती है, तो उस केस में हम, नोएडा में वो कॉर्पोरेट कंपनी है तो हम यूपी में जाएंगे स्टेट कमिश्नर के पास या फिर हम सीसीपीडी के पास जाएंगे? इस अगर यह दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दानिश जी, क्योंकि इस ऐसी केसेस में लॉ में एक होती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जब आपकी अपोजिट पार्टी बेसिस पर केस डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, तब नेक्स्ट स्टेप आप लेनी होगी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। आप कोई कंपनी, एक्स कंपनी है, भारत में पूरा उनकी ब्रांचेस है, आप नोएडा का बात कर रहे हैं तो नोएडा इज अ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमिश्नर। तो द बेस्ट स्टेप वुड बी टू गो टू द यूपी। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो सीसीपीडी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन देखिएगा दैट विल बी इजी फॉर द पार्टी, फॉर देम टू डिफेंड, बट फॉर यू इट विल बी डिफिकल्ट। अगर आप यूपी में रहते हैं, कि क्यों आप दिल्ली तक आना चाहते हैं? अगर यूपी का एग्जाम्पल भूल के, अगर समझ लीजिए आप कहीं एमपी में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, क्यों आप केंद्र सरकार तक आना है? तो बेस्ट स्टेप ऑलवेज इज टू टेक द रूट ऑफ स्टेट कमिश्नर when the matter is not so clear like this. So we would invoke at that point of time, in law we call it territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction principle के आधार पर आप स्टेट कमिश्नर के पास जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग, और लिसनर्स आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो जो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आप एक्सक्यूज करना आज के शो में। अगर हमारे पास एक फुल टाइम सीसीपीडी है जी, और दूसरी तरफ यूपी में एडिशनल चार्ज दिया गया है डिसेबिलिटी कमिश्नर का, तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या एडवांटेज फुल टाइम के पास रहेगी? जब हम सिर्फ ये एग्जांपल ले रहे हैं यूपी की, लिसनर्स आपको क्लियर कर दें। नहीं, देखिए वो एडिशनल कमिश्नर है या फुल टाइम कमिश्नर है, वंस दे आर मेड एज अ कमिश्नर, आई थिंक वी एज सिटीजन्स डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, क्योंकि पावर्स में कोई चेंज नहीं होती है। या एडिशनल कमिश्नर या इंचार्ज कमिश्नर बनाया, 2 दिन के लिए बनाया, 3 दिन के लिए बनाया, नहीं, ये प्रोसीजरल की बात है। लेकिन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कोई असर पड़ता ही नहीं है और पड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम इसीलिए बात करते हैं, देखिए कोई ऑफिसर को रखते हैं, उनकी इम्पार्शियल फंक्शनिंग पर असर पड़ती है, इसीलिए हम ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में। वो तो सही है, लेकिन as per the powers and functions of given to that post, they won't change। जो इंचार्ज हो या एडिशनल हो या जो भी हो,
तो इसीलिए जब आप केस फाइल करने की बात आती है ये फैक्टर ही नहीं होता है आपको। अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यूपी में है तो यूपी में ही जाना होगा, जो एडिशनल कमिश्नर है या कोई भी हो। क्योंकि देखिए एक एक बार अगर एडिशनल कमिश्नर सोचते हुए कोई यूपी की ज्यूरिसडिक्शन वाला केस सीसीपीडी के पास लेके आ गए हैं तो सीसीपीडी कहेंगे भाई ये हम लेंगे ही नहीं केस आपके पास जो भी कमिश्नर होगा वो नहीं डिसाइड करेंगे। सो देयरफॉर दैट इज नेवर अ मैटर फॉर अस। बट वी हैव टू सी दैट स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्ट द रूल एंड अपॉइंट द राइट पीपल एंड मेक फुल टर्म अपॉइंटमेंट। वो हम कोशिश करना है, लेकिन एक बार अपॉइंट होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। द पावर ऑटोमेटिकली स्टेज विद देम, दैट पावर एंड फंक्शंस डोंट चेंज एट ऑल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मेरे पास आया है कि सर वहां पे जाना चाहिए, तो आपने क्लियर किया, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ऐसे जाने से पहले आई थिंक दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग अगेन, मे बी एज अ क्लैरिफिकेशन, द सेम फैशन, क्या अगर कोई स्टेट कमिश्नर जजमेंट दिया, आप हाई कोर्ट में चैलेंज करना है या सीसीपीडी के पास ले जाना है? दिस इज अगेन अ डार्क कंफ्यूजन। टू बी फ्रैंक, एक्ट में उसके बारे में कुछ है ही नहीं, दिस इज अ गैप। अगर कोई स्टेट कमिश्नर ने जजमेंट दिया, आप फिर अपील कर सकते हैं सीसीपीडी के पास? लिटरली वी डोंट, एक्चुअली वी डोंट। लॉ डजंट से एनीथिंग। व्हेन लॉ डजंट से एनीथिंग वी कॉल इट ग्रे एरिया। उसका मतलब है कि आपकी जजमेंट है, आप हाईकोर्ट अगर सोचते हैं हाईकोर्ट के पास जाना इजी, हाईकोर्ट के पास जाइए। आप सोचते हैं कि सीसीपीडी के पास ही जाएंगे, वो फेवरेबल कंसिडरेशन, करेक्टली सोचेंगे, फेवरेबल कंसिडरेशन की बात नहीं है, लीगली हमको अच्छा सोचने वाला है, वो आ सकते हैं, go to the CCPD. But when you go to the CCPD, you are not going against a particular party. You are challenging the order given by the state commissioner. So आप state commissioner को भी एक पार्टी बनाएंगे. So that is another gray area. जब भी gray area होती है, अपना discretion use करना होता है. Neither in PWD Act 1995 nor in RPWD Act 2016 you had the clarity. इस clarity दोनों कानून में कहीं नहीं है, इसीलिए ग्रे एरिया है. अपनी डिस्क्रेशन को यूज करके हम एक्शन कोई निर्णय ले सकते. बिल्कुल. और लिसनर्स, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्टेट कमिश्नर के ऑर्डर को सीसीपीडी में चैलेंज किया हो या फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट में. अगर आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. इस चैप्टर में इतना ही. बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये काफी ग्रे एरियाज इस चैप्टर में है, काफी नई चीजें भी है, हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया. उम्मीद है कि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा इस चैप्टर से. अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे. मुझे और अन्नावरम सर को दीजिए इजाजत. अपना ध्यान रखें, अगले सप्ताह मिलेंगे. तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com.